अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग आज वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। वेरिएबल्स हमने जब से प्रोग्रामिंग का स्टार्ट किया है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे कि आउटपुट कैसे करते हैं, इनपुट कैसे करते हैं, उस वक्त से हम वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वेरिएबल्स के इस्तेमाल के साथ तो आप लोग यूज टू हो चुके हैं। फिर प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। वो आपके पास वो कीवर्ड्स हैं जो कि टाइप ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई करती हैं जो आप मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, कि मेमोरी में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, उसके लिए आपके पास जो कीवर्ड्स हैं, जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो टाइपिंग का जो सिस्टम है वो डेटा टाइप्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोगों ने बात की थी कॉन्स्टेंट्स के हवाले से कि कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं और कितनी टाइप के कॉन्स्टेंट्स हैं। उनके हवाले से हमने बात की थी कि कौन सी हमारी कांस्टेंट वैल्यूज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं हम इनको लिटरल वैल्यूज भी कहते हैं। आज हम अपना जो कॉन्सेप्ट है अब तक का इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स उसको वाइंड अप करेंगे। वेरिएबल्स में हम लोगों ने देखा था कि हम कुछ डेटा टाइप कीवर्ड इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद कुछ अपना नाम ABC वगैरह दे देते और उसके बाद हम उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसको कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास डेटा टाइप जो कीवर्ड हम यूज करते हैं जैसे इंट, वो हमारी डेटा टाइप को डिफाइन करता है, और जो हमने A या B या जो भी नाम दिया होता था वो हमारी असल में वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती। तो वेरिएबल्स बेसिकली क्या है? वेरिएबल जो है आपके पास, यानी कोई भी आपके प्रोग्राम के अंदर अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिंबॉलिक नेम है, ये एक अलामती नेम है। किस चीज का? कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है उसकी किसी लोकेशन का नाम है। ठीक है, मसलन हम चाहते हैं कि कोई कंप्यूटर की आपके पास मेमोरी है, उसमें हम अपना कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं, उस डेटा को हम क्या करते हैं, हम एक नाम दे देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल कि कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी लोकेशन है जिसको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करने के लिए उसको कोई नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर होती है, जिसको हम एक नाम से रेफरेंस करते हैं, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। सो वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू 4 स्टोर है, नाम क्या है उसका A है, और A मेमोरी के अंदर कहीं पे स्टोर है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो किस लोकेशन पर है, किस एड्रेस पर है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमने वेरिएबल को बताया था कि इसने किस किस्म की वैल्यू स्टोर करनी है और क्या किस नाम से हम एक्सेस करेंगे। अब इस वेरिएबल को, इस मेमोरी लोकेशन को हम वापस इसी वेरिएबल के नाम से एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को वेरिएबल क्यों कहते हैं? वेरिएबल मीन्स जो कि आपकी चेंज हो सकती है। तो यानी आपके पास ये वो कॉन्सेप्ट है, यानी मेमोरी के अंदर आप जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 4 ही हमेशा स्टोर होगी। एक टाइम पे अगर आपने 4 स्टोर किया तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे 41 हो जाए, या हो सकता है कहीं पे आपने इसके अंदर 941 स्टोर कर दिया। तो आपके पास एक वैरायटी होती है वैल्यूज की, एक रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं जो आप अपनी इस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, यानी अपनी मेमोरी लोकेशन जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स जो हैं आपकी पर्टिकुलर लोकेशंस हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस हैं कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। जब भी आप वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं वो वैल्यू आपकी असल में कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कहीं पे जाके स्टोर होती है। कहाँ पे जाके स्टोर होती है? उस मेमोरी लोकेशन में जिसको हमने नाम दिया था। ठीक है, वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त। अब जितने भी आप वेरिएबल्स लेते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि आपकी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी में उन वेरिएबल्स को कुछ स्पेस असाइन होती है। ठीक है, कुछ एलोकेशन जो है मेमोरी की होती है, उनको हम उनके नाम से एक्सेस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं वेरिएबल्स। अब जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक या 2 एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे। एक कि वेरिएबल की, जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे C++ के अंदर, बेसिकली हम C++ के जरिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स सीख रहे हैं, तो C++ या C दोनों लैंग्वेजेस हम कंसिडर कर सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी। तो हम वेरिएबल का टाइप बताएंगे कि हर वेरिएबल का आपके पास एक टाइप होगा। जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे उस वक्त आपने लाजमन C++ में बताना होगा कि इस वेरिएबल के अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी। दूसरे लफ्जों में उस वेरिएबल का हम टाइप बताते हैं। अब C++ के अंदर जब आप एक दफा वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसकी टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं तो बाद में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में उसकी टाइप चेंज नहीं हो सकती। ठीक है,
ये चीज़ आपकी C++ के साथ है। बाज़ लैंग्वेजेस जो हैं ऑन द फ्लो आप उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ वैल्यू। टाइप मेमोरी की वेरिएबल की जो टाइप होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन C++ के अंदर जब आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास वेरिएबल है इंट, इंटीजर टाइप का, नाम हमने उसका रखा हुआ है a, ठीक है। तो अब ये जो a के नाम से आपका जो मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल क्रिएट होगा कंप्यूटर की मेमोरी में, इसकी टाइप हमेशा इंटीजर ही रहेगी, ठीक है। इसकी टाइप आप इसको लॉग इंट या फ्लोट या कोई और टाइप नहीं डिफाइन कर सकते। तो वेरिएबल की जो टाइप एक दफ़ा जब डिफाइन हो गई वो आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी आपके पास होती है वेरिएबल की के साथ वैल्यू, यानी आपने हर वेरिएबल की ना सिर्फ टाइप बतानी है बल्कि आप उसमें स्टोर क्या करना चाह रहे हैं, वो वैल्यू क्या होगी। तो किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी वो आपकी उस टाइप के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। जो आपने वेरिएबल की टाइप बताई है उस टाइप के अकॉर्डिंगली, जो बेसिकली टाइप आप बताते हैं डेटा टाइप कीवर्ड्स के जरिए, ठीक है। तो डेटा टाइप के जरिए जो आपने टाइप बताई है वेरिएबल की, उसके अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू जो है स्टोर होगी। उसमें आपकी वैल्यू की अपनी एक स्पेसिफिक रेंज होगी और टाइप ऑफ वैल्यू हो जाएगी। अब वैल्यू जो है जो आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं वो वेरी कर सकती है, मीन्स वो चेंज हो सकती है। आपने एक टाइम पर लेट्स सपोज ए के अंदर स्टोर किया है, एक जगह पे आपने उसको कहा था 4, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में 2, 3, 4 इंस्ट्रक्शंस में आपने कहीं पे उसको कह दिया कि लेट्स सपोज 500। तो अब देखिए आपके पास जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आपकी एक गिवन रेंज में अकॉर्डिंग टू द टाइप आप वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर, इसी वजह से इसको वेरिएबल कहा जाता है। अब C++ के अंदर जब भी आप वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे तो वेरिएबल्स के इस्तेमाल से पहले उनका डिफाइन करना जरूरी है। अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, आपने एक वेरिएबल आपके प्रोग्राम के अंदर वो क्रिएट नहीं हुआ, तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो C++ में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी वेरिएबल आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप वैल्यू स्टोर करेंगे, चाहे किसी एक्सप्रेशन में किसी आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उस वेरिएबल का पहले क्रिएट किया जाना ज़रूरी है। इसके बगैर आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आपके पास होता है जब आप वेरिएबल का नाम कंप्यूटर को बताते हैं, प्रोग्राम के अंदर बताते हैं कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका ABC नाम है और उसकी ये टाइप है, डेटा टाइप के जरिए बताते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कह रहे होते हैं कि हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन जो है वो वेरिएबल का नाम और उसकी टाइप बताता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन के साथ अगर उसकी डेफिनेशन में डेफिनेशन दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है, अगर डिक्लेरेशन के साथ साथ उस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर क्रिएट भी कर दिया जाए, यानी मेमोरी में उसकी के लिए स्पेस भी रिजर्व हो जाए, स्पेस भी क्रिएट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो उमूमन हमारे पास जो हम जिस लेवल पर अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं मोस्टली हम प्रिमिटिव टाइप इस्तेमाल करें, बेसिक टाइप के वेरिएबल्स इस्तेमाल करें। तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो उसके साथ ही डिफाइन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके हम उमूमन जब बात करते हैं कि भाई इंट नम, तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर हम यहाँ पे 2 चीजें बता रहे हैं। एक कि एक वेरिएबल है नम के नाम से जिसकी टाइप होगी इंट, वो हम इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही इस इंस्ट्रक्शन का एक और मतलब भी हो रहा है, यानी ये डिक्लेयर भी हम कर रहे हैं और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व करो, मेमोरी के अंदर स्पेस लो और उसका नाम क्या रखो, नम रख दो। तो ये कहलाएगी डेफिनेशन। ये जब मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्रिएट होगा तो इसको हम कहते हैं डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन के साथ अगर मेमोरी की वेरिएबल के लिए मेमोरी की स्पेस भी रिजर्व हो रही है, मेमोरी में वो क्रिएट भी हो रहा है वो वेरिएबल, तो इसको हम कहेंगे डेफिनेशन, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमारा जो इस वक्त ये कोर्स हम जो सीख रहे हैं इसमें आपकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक ही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है इंट नम, आगे आप इसमें सेमीकोलन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है नम के नाम से वेरिएबल क्रिएट करो। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास कि आपने ना सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया बल्कि डिफाइन भी हो रही है आपकी। तो हम इसको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन या वेरिएबल डेफिनेशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स के नाम डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी टाइप अगर सेम हो तो फिर हम एक ही टाइप के जरिए, एक ही टाइप कीवर्ड के जरिए
मल्टीपल वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, डेटा टाइप का नाम देना है, पहले वेरिएबल का नाम स्पेस के बाद, फिर कॉमा, फिर सेकंड वेरिएबल, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट वेरिएबल, इस तरह से तमाम वेरिएबल्स के नाम दे देने अगर हमें एक ही टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर दें। आखिरी वेरिएबल के बाद हम कॉमा नहीं देते बल्कि सेमीकोलन डाल देते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली दो वेरिएबल्स डिफाइन करेगी, एक नम के नाम से और दूसरी वेरिएबल आपकी मेमोरी के अंदर क्रिएट होगी num2 के नाम से। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास और जो वेरिएबल्स हैं, एक जैसे हमने डेटा टाइप देखा था 4, तो 4 टाइप का वेरिएबल आपका क्रिएट होगा, 4 टाइप का वेरिएबल क्रिएट होगा ch के नाम से। ठीक है, तो ch क्या हो गया, इसमें वेरिएबल का नाम हो गया, 4 क्या होगी, उसकी टाइप हो गई, यानी ch के नाम से मेमोरी में वेरिएबल क्रिएट होगा। इसका मतलब ये है कि इस ch वेरिएबल के अंदर हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब डेटा टाइप के साथ हमने इनकी जो कुछ स्पेस देखी थी कि मेमोरी में ये कितनी स्पेस इन नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं, वो हमने डेटा टाइप के साथ देखा था। तो वही इन्फॉर्मेशन अब आप इसके साथ यहाँ पे कंबाइन कर लें। कैरेक्टर के जो टाइप के वेरिएबल है वो मेमोरी में 1 बाइट लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमें स्टोर करनी है, फॉर एग्जाम्पल डबल लेनी है। ठीक है, तो डबल स्पेस और परसेंट फिर सेमीकोलन, इसका मतलब है कि परसेंट के नाम से मेमोरी में स्पेस रिजर्व करो किस वैल्यू के लिए, डबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इस तरीके से आप फ्लोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमारे C++ के अंदर एक और टाइप है बूल। ठीक है, जिसमें आपके पास 2 वैल्यूज हैं, ट्रू या फॉल्स वैल्यूज अगर आपने स्टोर करनी हो तो बूल टाइप आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम है ऑप्शन, और यहाँ हमने एक काम और किया है कि ऑप्शन के साथ हमने इक्वल का सिंबल दिया है और साथ में उसको वैल्यू दे दी है। ठीक है, सो ट्रू। अब बुलियन टाइप की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आपके पास या तो ट्रू वैल्यू स्टोर कर सकती है या फिर आपकी फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकती है। इन 2 के अलावा बुलियन टाइप की वैल्यूज में कोई और वैल्यू आपकी नहीं आ सकती। अब यहाँ हमने क्या किया है कि हमने अपने इस ऑप्शन के नाम से वेरिएबल जिसकी टाइप बूल है, इसमें हमने एक वैल्यू भी स्टोर करवा दी है। यानी हम इसको कह रहे हैं कि जो ट्रू के नाम से ये जो ट्रू वैल्यू है वो वेरिएबल क्रिएट करने के बाद, वेरिएबल मेमोरी में डिफाइन करने के बाद इसमें स्टोर भी कर दो। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। यानी आपके पास जब भी आप किसी वेरिएबल को पहली बार वैल्यू असाइन करते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन आपकी जैसे हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन में ही दी हुई है, यानी आपकी जो स्टेटमेंट की वेरिएबल की डेफिनेशन है उसमें दी हुई है, इसको भी हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप बाद में कहीं प्रोग्राम के अंदर जाके कहें, लेट्स सपोज ch, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ch मेरे पास है y। ठीक है, तो अब देखें इसके अंदर वैल्यू पहली दफा आपकी असाइन हो रही है, वैल्यू पहली बार असाइन हो रही है, तो इसका मतलब है इसको हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन। ठीक है, बाकी जो आपकी सबसीक्वेंट इसमें जो वैल्यूज असाइन होंगी उनको हम फिर असाइनमेंट कहेंगे। ठीक है, एक रूल ऑफ थंब है कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको आपने हमेशा एक स्टैंडर्ड वैल्यू से इनिशियलाइज करना है, ताकि जब भी आप इसको कैलकुलेशंस में, कंप्यूटेशंस में इस्तेमाल करें तो आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म का रिजल्ट ना आए। मसलन अगर आप किसी कैलकुलेशन से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वहां पे आपने कोई ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल किया जिसकी वैल्यू को आपने एक मुनासिब तरीके से इनिशियलाइज नहीं किया, जो एक स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए थी वो आपने उसमें नहीं दी, तो आपके पास कैलकुलेशन का रिजल्ट गलत आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है जब भी आपने उसको कंप्यूटेशन में इस्तेमाल करना। आजकल हमारे जितने भी एडवांस कंपाइलर्स आ रहे हैं उनमें एक इनिशियलाइजेशन जो है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ वो ऑटोमेटिक हो जाती है। मसलन आपकी इंटीजर वैल्यूज जो हैं वो 0 से इनिशियलाइज होती हैं, कैरेक्टर्स जो हैं वो एज अ एम्प्टी इनिशियलाइज होती हैं। इसी तरीके से आपके पास जो डबल वैल्यूज हैं वो 0.0 से इनिशियलाइज हो जाती हैं। ठीक है, सो आपकी हर एक वैल्यू जो है, वेरिएबल्स आपके जो कंपाइलर्स हैं वो डिपेंड करता है मुख्तलिफ कंपाइलर्स की सेटिंग के ऊपर भी, उसमें आपकी वैल्यूज जो हैं ऑलमोस्ट इनिशियलाइज हो जाती हैं। लेकिन आपकी अगर आप चेक करना चाहें, जो टर्बो इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर आप चेक करें तो वहां पे आपकी इनिशियलाइजेशन का इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं, वहां पे इनिशियलाइजेशन प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि आपने वेरिएबल को पहले मस्ट इनिशियलाइज करना है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज भी अगर आपकी कैलकुलेशन में आपने कोई स्टार्टिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपकी स्टार्टिंग रेंज जो है वो 15 से स्टार्ट हो रही है और ये कोई ABC वेरिएबल है जिसको आपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है, तो अब अगर 15 के से हट के कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0 है, और आप उस ABC वेरिएबल को किसी कैलकुलेशन में मसलन मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल करें,
तो रिजल्ट आपके पास क्या है, गलत हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप एक्सप्रेशन डिफाइन करें, कंप्यूटेशन डिफाइन करें जिसमें आपकी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनको चेक कर लें कि ये इनमें इनिशियल वैल्यूज जो हैं वो सही है, कैलकुलेशन का रिजल्ट गलत तो नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हमारे पास वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से जो हमने बेस्ड ऑन टाइप की हमने बात की है, उसकी बेस पर हम वेरिएबल्स को टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स की टाइप हैं वो कौन सी हैं। अब बेसिक टाइप के जो आपके वेरिएबल्स हैं उसमें आपके इंटीजर्स हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए और कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है। C++ इसमें आपके पास इस लिस्ट में जो आपकी बुलियन टाइप है, ये जो ट्रू वैल्यू आपके पास है वो भी इंक्लूड करता है। अब इसमें सबसे पहले जो आपका इंटीजर वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो कि इंटीजर नंबर को स्टोर करते हैं। अब इंटीजर नंबर्स के अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। इंटीजर वैल्यूज जो हैं आपकी, इंटीजर वेरिएबल्स आपकी मुख्तलिफ साइजेज में हो सकती हैं, जैसे हम लोगों ने डेटा टाइप के हवाले से भी बात की थी। इसी तरीके से हमने कांस्टेंट में भी इनको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया, तो वही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। सो इंटीजर वेरिएबल्स मुख्तलिफ साइजेज में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके पास हमने देखा था शॉर्ट इंटीजर वैल्यूज थी। अब बेसिकली यही वैल्यूज आप क्या करते हैं, वेरिएबल में स्टोर करेंगे ना, तो उनको हम कहेंगे शॉर्ट इंटीजर वैल्यू, जिसको हम कीवर्ड शॉर्ट इंट की मदद से डिफाइन करते हैं, या हम कीवर्ड खाली शॉर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंटीजर्स हैं, ये नॉर्मल इंटीजर्स जो कि जिनका साइज कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, उसके लिए हमारे पास इंट कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो इंटीजर टाइप है वो हमारी इंट है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास लॉन्ग इंटीजर है, जैसे कि आपके पास लॉन्ग इंट है। अब लॉन्ग इंट के लिए हम सिर्फ लॉन्ग भी कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा एक और टाइप जो है वो लॉन्ग इंट, ठीक है। सेकेंड टाइप हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल प्लेस आता है, यानी जिसमें आपके पास पॉइंट आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कहते हैं 8.75, अब देखिए इसमें आपके पास ये जो नंबर है इसमें एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है। अब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पर आपके पास एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं इंटीजर पार्ट। डेसिमल पॉइंट के राइट पर जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इसमें आपके इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे कहते हैं 0.9, तो अब इसमें देखिए आपका इंटीजर पार्ट कौन सा है, इंटीजर पार्ट आपका 0 है। या अगर हम लिखते हैं 0.9, तो अब इसमें देखिए आपका अंडरस्टूड है कि पॉइंट से पहले हमेशा 0 आपका आता है, तो ये इंटीजर पार्ट क्या है, 0 है। पॉइंट के बाद फिर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं इनको हम मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स कहते हैं। अब जब भी आपके फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं, या बेसिकली आपकी जो मेजरमेंट वाली कैलकुलेशंस होंगी, वहां पर जहां पे आपको मेजरमेंट की जरूरत होगी वहां पे आप फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे। और इंटीजर वेरिएबल्स कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यूज जो हैं आपकी वो काउंटेबल वैल्यूज हैं, को रिप्रेजेंट करती हैं, काउंटिंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, गिनती जहां पे हम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट जो वेरिएबल्स हैं जहां पे हमें पैमाइश करनी होती है, मेजरमेंट करनी होती है। अब इसमें जो आपके पास टाइप हैं फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स में, इनमें आपके पास एक तो है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स C++ के अंदर फ्लोट के नाम से, ठीक है, डबल और लॉन्ग डबल, ये 3 टाइप की हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं। अब जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको हम सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सिंगल प्रिसीशन का मतलब कि आपके पास जो एक्यूरेसी है नंबर ऑफ डिजिट्स की वो 7 डिजिट तक है, कि आप अपने जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हैं उसमें 7 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हैं। डबल के अंदर आपके पास जो प्रिसीशन है वो डबल है, यानी वो आपके पास है 15 डिजिट तक। आप 15 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू जो है डबल के जरिए ले सकते हैं। और डबल हमारे पास डिफॉल्ट टाइप भी है। डबल के साथ जब हम डबल कोई वैल्यू देते हैं, कोई भी हम रियल नंबर या डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू देते हैं, उसमें अगर हमने टाइप नहीं बताई तो बाय डिफॉल्ट वो डबल ही कंसिडर होगी। फ्लोट के लिए हमें बताना पड़ता है कैपिटल या स्मॉल एफ के जरिए सफिक्स की शक्ल में, यानी वैल्यू के आखिर में हम एफ लगा देते हैं। लॉन्ग डबल जो है वो फिर आपकी डबल से ज्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर करता है। तीसरी टाइप हमारे पास है कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल्स। कैरेक्टर वेरिएबल जो है, एक कैरेक्टर वेरिएबल आपके पास जो भी अवेलेबल अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स हैं उनको स्टोर कर सकता है। अब इन सिंबल्स को, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स को हम सिंपली कैरेक्टर्स भी कहते हैं। अब एक कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा, ठीक है। एक वक्त में एक कैरेक्टर वेरिएबल में सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर होगा। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स या
कैरेक्टर्स जिनको हम कहते हैं ये मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होते हैं, ये बेसिकली हम तो ABC को जानते हैं। कैरेक्टर्स आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कौन से हैं, आपके पास जो लेटर्स हैं A से लेके Z तक कैपिटल, और इसी का जो स्मॉल वर्जन है ये दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं, ठीक है। A to Z कैपिटल और A to Z स्मॉल ये दोनों अलग नंबर्स हैं। इस तरीके से आपके पास 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स आते हैं 0 1 2 3 4, और इसके अलावा बाकी जितने भी सिंबल्स हैं जिनको हम स्पेशल सिंबल्स कहते हैं, इन स्पेशल सिंबल्स, इन डिजिट्स और स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का जो सेट है, इन सब की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके सिंबल्स हैं ये मेमोरी में एज इट इज नहीं सेव होते, बल्कि हर एक कैरेक्टर को एक कोड असाइन कर दिया जाता है, एक नंबर असाइन किया जाता है। ये हमारी एक बाकायदा एक स्कीम के तहत होता है। इस वक्त जो हमारी स्कीम इस्तेमाल हो रही है स्टैंडर्ड, वो हमारी आस्की इनकोडिंग स्कीम है, ठीक है। यानी हम हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर दे देते हैं, उस नंबर को हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, और नंबर को वापस जब हम रिट्रीव करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक टेबल होगा, उसमें से उसका कैरेक्टर को मैच करके उस कोड के अगेंस्ट और वो डिस्प्ले कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपकी इनकोडिंग स्कीम है वो हमारे पास है आस्की कोड। इस वजह से आपके पास इनको हम आस्की कैरेक्टर सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम आस्की कैरेक्टर्स या आस्की कैरेक्टर सेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपके जो आस्की कैरेक्टर सेट है ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आपके जो सिंबल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब यहाँ पर आपके पास जो नंबर्स हैं आस्की कोड के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर्स को असाइन करते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 0 से 127 तक। तो टोटल 128 कैरेक्टर्स हैं जो तकरीबन आपको तमाम कंप्यूटर्स में सेम ही मिलेंगे। अब ये जो आपकी वैल्यूज हैं एज अ कैरेक्टर स्टोर होंगी 4 टाइप के अंडर। अब इससे ये बेसिक आपकी जो इंग्लिश के जो बेसिक सिंबल्स हैं, ये जो आपके अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स और ABC अल्फाबेटिक सिंबल्स हो गए, और जो कुछ आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं इंग्लिश के, ठीक है। तो ये आपके जो हैं वो एज अ स्टैंडर्ड सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आपके और लैंग्वेजेस के जैसे इंग्लिश के अलावा बाकी जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनके कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं मेमोरी के अंदर वेरिएबल की शक्ल में, तो फिर वहां पे C++ जो है आपको, जो स्टैंडर्ड C++ है वो आपको एक ज्यादा बड़ी टाइप आपको देता है कैरेक्टर टाइप के अंदर, जिसको W4_T कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप बाकी जो फॉरेन लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स हैं वो भी स्टोर कर सकते हैं। चौथी टाइप हमारे पास है बूलियन वेरिएबल्स। बूलियन वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ये वेरिएबल्स जो हैं इनमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती हैं, एक ट्रू, लॉजिकल ट्रू भी हम कहते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है फॉल्स, जिसको हम लॉजिकल फॉल्स भी कहते हैं। अब इनफैक्ट हमारे पास मोस्ट कंपाइलर आपको कीवर्ड ट्रू और फॉल्स देते हैं, लेकिन इंटरनली आपकी जो फॉल्स वैल्यू है वो कन्वर्ट होती है 0 में, ठीक है, और ट्रू वैल्यू जो है आपकी कन्वर्ट होती है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एज अ 1, ठीक है। सो टेक्निकली स्पीकिंग हमारे पास जो भी वैल्यू आपकी, यानी आपकी जो फॉल्स है वो 0 वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, चाहे वो 1 है, 2 है या -1 2 3 है, इसको हम ट्रू वैल्यू कहते हैं, ठीक है। C++ के अंदर आपके पास ट्रू और फॉल्स के नाम से कीवर्ड हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जो नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 इनको भी एज अ ट्रू वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। आपका कंपाइलर जो है इसको बूलियन टाइप के अंदर उसको एज अ ट्रू वैल्यू ही कन्वर्ट करेगा, और अगर आप 0 देते हैं बूलियन वेरिएबल के अंदर तो वो आपका इंटरप्रेट होगा एज अ फॉल्स वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो भी आपकी बेसिक C++ की जो वेरिएबल टाइप्स हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली समराइज करें। पीछे हम लोगों ने डेटा टाइप के साथ कुछ प्रीफिक्स होने वाले साइंड वैल्यूज जैसे साइन, अनसाइंड, ये टाइप्स भी हमने देखे थे, वो अगर आप इसके साथ ऐड कर लें तो फिर आपके पास ये डिफरेंट रेंज की वैल्यूज आ जाती हैं। सो कीवर्ड देखें, आपके पास बूल है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है ट्रू और लोएस्ट वैल्यू है फॉल्स। अच्छा, इसमें आपकी जो प्रिसीशन है वो अप्लाई नहीं होती, प्रिसीशन आपकी सिर्फ अप्लाई होती है फ्लोट और डबल के ऊपर। मेमोरी के अंदर ये कितने बाइट्स लेगा, ये 1 बाइट मेमोरी में लेता है। कैरेक्टर टाइप जो वैल्यू है इसमें आप टेक्निकली स्पीकिंग -128 से 127 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी लोएस्ट वैल्यू -128 है, हाईएस्ट 127 है, और ये भी मेमोरी में 1 बाइट लेता है। लेकिन आपके जो कैरेक्टर्स हैं असल में उनका कोड 0 से लेके 127 तक ही होता है, यानी टोटल 128 कैरेक्टर्स ही हमारे पास होते हैं।
शॉर्ट आपके पास 2 बाइट मेमोरी में लेता है और ये लोएस्ट वैल्यू से इसकी ये हाईएस्ट वैल्यू जो आप इस 2 बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इंट नॉर्मली सिस्टम डिपेंडेंट होता है, लेकिन इस वक्त आपके जितने भी स्टैंडर्ड कंपाइलर्स आ रहे हैं हमारे इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, विंडोज प्लेटफॉर्म पे, ये 4 बाइट मेमोरी लेता है, जिसमें आपके पास रेंज आपके सामने आ रही है। ठीक है, लॉन्ग इसी तरीके से ये भी मेमोरी में 4 बाइट लेता है। फ्लोट आपके पास मेमोरी में 4 बाइट के अंदर वैल्यू स्टोर करता है और इसकी जो एक्यूरेसी है डिजिट्स की वो 7 डिजिट तक है। ठीक है, फ्लोट आपको 7 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू देता है। इसमें जो लोएस्ट वैल्यू स्टोर होती है वो 3.14 इंटू 10⁻⁻38 से लेके हाईएस्ट वैल्यू 3.4 इंटू 10⁻38 है। ठीक है, 3.4 इंटू 10⁻38 से 3.4 इंटू 10⁻38 है। डबल प्रिसीशन, डबल को हम कहते हैं डबल प्रिसीशन, फ्लोट को हम कहते हैं सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट। डबल को डबल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है। इसमें जो आपके पास लोएस्ट वैल्यू है वो 1.7 इंटू 10⁻⁻308 है। हाईएस्ट वैल्यू जो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं वो है 1.7 इंटू 10⁻308। अब इसमें जो आप नंबर ऑफ डिजिट्स जो आपको ये एक्यूरेट देता है, यानी इसकी जो प्रिसीशन है डबल के अंदर, डबल वेरिएबल में, वो होगी 15 डिजिट तक, और मेमोरी के अंदर जो ये बाइट लेगा वो 8 लेगा। अब इसके साथ अगर आप कोई जो सफिक्स जैसे साइन, अनसाइन, लॉन्ग, डबल, ये अगर आप लगा लेते हैं तो फिर इनकी जो टाइप्स, जैसे हमने पीछे डेटा टाइप्स के साथ देखा था, वो फिर आपकी रेंज जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो वेरिएबल्स को हमने कहा था कि हम मेमोरी में क्रिएट करते हैं, ये आपकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, और उन मेमोरी लोकेशंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उनको एक नाम दे देंगे। तो वेरिएबल्स को जो हम नाम देते हैं उनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर फॉर दी वेरिएबल्स। अब इनफैक्ट आप जो भी कंपोनेंट, जो भी ऑब्जेक्ट या कुछ भी आप इस्तेमाल करें अपने फंक्शन के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पर हम उनको नाम देते हैं, तो उन नामों को हम आइडेंटिफायर्स ही कहेंगे। सो इस वक्त हम लोग वेरिएबल के नाम के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन ये रूल्स आपके बाकी आइडेंटिफायर्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर हमारे जब हम वेरिएबल्स को देते हैं, यानी वेरिएबल्स को नाम देते हैं, तो हम उनको वेरिएबल आइडेंटिफायर भी कहते हैं या जनरली आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। अब आपने जो आइडेंटिफायर देने या वेरिएबल्स को नाम देने हैं, उनके कुछ रूल्स हैं C++ के अंदर, और ये रूल्स आपके C लैंग्वेज पे भी के अंदर भी अप्लाई होते हैं। सबसे पहला रूल कि आपने जो वेरिएबल के नाम देने हैं, तो नाम देने के अंदर आप कौन कौन से कैरेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैपिटल लेटर्स, ठीक है, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल A to Z ABC, कैपिटल ABC, कैपिटल A to Z लेटर्स, इनमें से कोई कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, मिक्स कर सकते हैं, या जो आपके पास डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, ये आपके पास 3 तरह के कैरेक्टर सेट हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल को नाम देने के लिए। किसी भी तरतीब से, किसी भी रैंडम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता आप एक और जो स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल को नाम देने के लिए, वो है अंडरस्कोर। ठीक है, आपका ये जो माइनस के साथ ऊपर की तरफ बटन बना होता है, जब सिंबल बना होता है, माइनस सिंबल को आप, माइनस वाले बटन को शिफ्ट के साथ प्रेस करें आपके जो कीबोर्ड है उसके अंदर, तो वो आपको अंडरस्कोर कैरेक्टर देता है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम के अंदर आप अंडरस्कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई और कैरेक्टर आपके वेरिएबल के नाम में या आइडेंटिफायर के अंदर अलाउ नहीं है, चाहे आइडेंटिफायर किसी भी का भी हो, फंक्शन का हो या आपने किसी अरे का दिया हुआ हो, तो आप आइडेंटिफायर में सिवाय अपर केस लेटर्स के, लोअर केस लेटर्स के, डिजिट्स के और अंडरस्कोर के कोई और कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेस भी नहीं दे सकते। ठीक है, मसलन अगर मैं कहूं कि भाई मैंने अपना वेरिएबल का नाम माय डेटा रखना है, तो अगर आप इसमें रखते हैं माय और फिर उसमें आप स्पेस दे देते हैं और फिर आप कहते हैं डेटा, तो ये वेरिएबल का नाम नहीं होगा, कंपाइलर इस पे आपको एरर देगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो वेरिएबल के नाम में स्पेस जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, अच्छा, तीसरा रूल हमारा क्या है यहाँ पे कि जब भी आप वेरिएबल का नाम दें, बेशक उसमें आप डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम के अंदर पहला कैरेक्टर जो है वो एक लेटर होना चाहिए, यानी ABC कैपिटल या स्मॉल इस सेट में से होना चाहिए। या इसके अलावा वेरिएबल का नाम आप अगर शुरू करना चाहें तो अंडरस्कोर से इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, सो वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से शुरू होगा, अल्फाबेटिक लेटर से, या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 9A, आप इस तरह नहीं लिख सकते। ठीक है, 9ABC
आप अगर इसको इस तरह लिख सकते हैं A9, तो ये A9 आपके एक वेरिएबल का नाम हो जाएगा, ठीक है। ये अब अलाउ है, लेकिन ये चीज जो है आपकी अलाउ नहीं है। या आप ऐसे कर सकते हैं अंडरस्कोर 9A, तो फिर उस केस में आपका ये जो वेरिएबल का नाम है ये एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा कि 9A अंडरस्कोर के साथ, ठीक है, ये आपने इसको अंडरस्कोर लेना है। तो अंडरस्कोर्स के साथ अगर आप देते हैं तो फिर उस केस में आपकी ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। तो ये जो आपके पास नाम है ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब आइडेंटिफायर्स के अंदर आप जितने कैरेक्टर्स जिस कॉम्बिनेशन के साथ ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उमूमन आपके जो कंपाइलर्स हैं वो शुरू के कुछ 100 कैरेक्टर्स ही आइडेंटिफाई करते हैं। बहरहाल आपकी जो ये आपके सिस्टम टू सिस्टम चेंज भी होती रहती है। आपके जो डॉस बेस्ड आपके सिस्टम थे उसमें सिर्फ 8 कैरेक्टर्स अलाउ होते थे वेरिएबल के नाम के अंदर आइडेंटिफायर में। बाद में फिर जब विंडोज़ आपके पास आई तो विंडोज़ में फिर शुरू के 32 कैरेक्टर्स इस्तेमाल होने लगे। अब जो है आपके पास तकरीबन कोई 256 तक कैरेक्टर्स जो हैं वो बास कंपाइलर जो हैं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये बहरहाल आपके कंपाइलर डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन आपके शुरू के कुछ 100 कैरेक्टर्स वो 128 से लेकर 256 तक हो सकते हैं। कंपाइलर सिर्फ उन्हीं को रिकॉग्नाइज कर सकता है। आप चाहें तो 1000 कैरेक्टर्स वेरिएबल के नाम में दे दें, ठीक है, लेकिन शुरू के कुछ 100 कैरेक्टर्स ही कंपाइलर रिकॉग्नाइज करेगा। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो जहन में रखनी है, भूलनी नहीं है, वो है कि कंपाइलर जो है C++ का वो अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर में फ़र्क करता है। यानी अगर आप वेरिएबल का नाम देते हैं A, अब ये A किस में दिया हुआ है, आपने स्मॉल a में दिया हुआ है, ठीक है, आपने लिखा इंट और A कर दिया। और आगे जाके कहीं प्रोग्राम में आप लिखते हैं, भाई आप कहते हैं भाई मैंने तो A के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है, लेकिन वहां पे आपने कहा A इज इक्वल टू एनी वैल्यू, ठीक है, कोई भी आप वैल्यू वहां पे दे देते हैं, या आप उसको आउटपुट करते हैं या इनपुट करते हैं। अब ये A जो है मेमोरी में नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि ये कैपिटल A है। वेरिएबल कौन सा क्रिएट हुआ था, स्मॉल a के नाम से। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि कंपाइलर जो है वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के अंदर फर्क करता है। तो अगर आपने वेरिएबल के नाम में कैपिटल इस्तेमाल किया है तो आप उसी तरतीब में उसी केस के अंदर आप वेरिएबल का नाम आगे इस्तेमाल करेंगे। C++ के कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो चाहे वो किसी और चीज का नाम आपने, ठीक है। तो आपने C++ के जो कीवर्ड्स हैं उनको बतौर आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं करना। और एक और चीज़ कि आपके जो वेरिएबल के नाम हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है। आपके प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके स्टोर करवा रहे हैं तो वेरिएबल का नाम एवरेज या AVG या कुछ इस तरह से रखें कि जिसमें आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे हमारी एवरेज वैल्यू आएगी। परसेंट वेरिएबल अगर आप परसेंटेज स्टोर कर रहे हैं तो आप परसेंटेज रख लें वेरिएबल का नाम, या परसेंट रख लें, कोई ऐसा मीनिंगफुल जो कि आपको आपके प्रोग्राम के मतलब को बताए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमारी वेरिएबल के हवाले से थी। उम्मीद है इसमें आपने जो पिछले प्रोग्राम्स किए हुए हैं उन्हीं को आप एज ए एग्जांपल ले सकते हैं, और थोड़ी सी उसको एक्सटेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने डिस्कशन बोर्ड के अंदर पोस्ट कर सकते हैं।